सबसे पहले आपका प्रेस वार्ता में हमारे नवनिर्वाचित हमारे 16 में प्रदेश अध्यक्ष जी श्री मदन राठौड़ जी, श्री रामचरण जी बोरा तिरंगा यात्रा के प्रदेश के संयोजक हैं, श्री नाहर सिंह जी जोरा प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और भूपेंद्र सैनी जी प्रदेश के मंत्री हैं। मैं आदरणीय माननीय प्रदेश अध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि प्रदेश में अभी वार्ता को प्रेस वार्ता को संबोधित करें। पहली प्रेस वार्ता में आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। आज आप सबसे रूबरू होना था और आप सबको पता है कि इस समय हिंदुस्तान में आज़ादी के अमृत महोत्सव का ये अभियान चल रहा है। हमारे देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और उस उपलक्ष्य में बाकी तो 15 अगस्त हम मनाते ही मनाते हैं, लेकिन ये विशेष महत्व रखता है कि इस बार हम राष्ट्रीय चरित्र युक्त व्यक्तित्व निर्माण करने के लिए एक अभियान हमने छेड़ा है। हमने ये अभियान छेड़ा है कि ये 15 अगस्त और 26 जनवरी ये जो कार्यक्रम है ये केवल प्रतीकात्मक नहीं रहे और इसको त्योहार के रूप में इस देश में मनाया जाए। इसके लिए हिंदुस्तान के हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक अभियान बताया है हम सबको कि घर घर तिरंगा ये पहुंचाना है। प्रत्येक नागरिक के मन में इस प्रकार का जज्बा पैदा करना है कि हमने किस प्रकार से आज़ादी प्राप्त की और आज़ादी को हम उत्सव और इस प्रकार से मनाएं कि सबकी भागीदारी इसमें सन्निहित हो। सबसे पहले तो मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सबके सहयोग से आपने जो जागरण अभियान में हमारा योगदान दिया, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बन सके और इसमें मैं सोचता हूँ कि संपूर्ण देशवासियों का योगदान रहा। ठीक इसी प्रकार से राजस्थान में भी हमारी सरकार बनी और आदरणीय भजन लाल जी शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनी। दोनों ने शानदार जानदार दोनों सरकारों ने जो बजट दिया, केंद्र सरकार ने राजस्थान को बहुत कुछ दिया, राजस्थान ने भी उसका पूरा उपयोग करके आम नागरिक के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में अपना योगदान दिया। इस प्रकार की बजट घोषणाएं उन्होंने की। लेकिन अभी आज का जो विषय है वो है अमृत महोत्सव के 15 अगस्त को हम और आम नागरिक तक ये पहुंचाएं और आम नागरिक की उसमें भागीदारी सुनिश्चित हो। हमने ये आह्वान किया है हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता को कि वो जनता को और जागृत करके साथ में जोड़ करके और इस कार्यक्रम में भी सम्मिलित हो, क्योंकि ये देश को आज़ादी बहुत कठिनाई से मिली है। बहुत संघर्ष के बाद देश आज़ाद हुआ था 1947 में। कितनी कुर्बानियां दी हमारे नौजवानों ने, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए कई प्रकार के कष्ट झेले। आप जानते हैं कि कई प्रकार के कष्टों में एक शांतिपूर्वक आंदोलन भी था और एक क्रांतिकारी आंदोलन भी था। तो क्रांतिकारी आंदोलन में कईयों ने अपनी जान गंवाई, संघर्ष झेले, बहुत कठिन तपस्या की, जेलें भुगती और अंडमान निकोबार जैसे जहाँ काला पानी, वहाँ सिलोलर जेल में भी जिनको और सजा भुगतना पड़ा, ये सब आपने देखा होगा। और मैं सोचता हूँ कि इसके बारे में आप सब बहुत जागरूक हैं और आप अच्छी तरह से ये बात जानते हैं कि कितना कठिनाई से ये देश को आज़ादी मिली। इसके साथ ही हम ये प्रत्येक हमारे कार्यकर्ता प्रत्येक घर तक पहुँच रहे हैं, गली गली में पहुँच रहे हैं, प्रत्येक दुकान तक पहुँच रहे हैं और वहाँ पर और तिरंगा ध्वज लेकर के जा रहे हैं और वो गर्व से अपने घर पर, अपनी गाड़ी पर, अपने और कोई प्रतिष्ठान पर तिरंगा ध्वज वो लगाएगा, गौरव का अनुभव करेगा।
इसके साथ ही मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि अभी 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका भी हम उसकी गोष्ठियां भी आयोजित करेंगे। विभाजन विभीषिका इसलिए कि आप सब जानते हैं कि 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हुआ था और 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ था, और उस समय की स्थिति अपन कल्पना कर सकते हैं। आज आप विचार करें कि उस समय क्या गुजरी होगी उन लोगों पर कि टेबल पर बैठ करके नक्शे में तो विभाजन कर दिया, लेकिन जो धरातल पर गांव था, जो बॉर्डर एरिया में आता था, उसको ये पता भी नहीं था कि मैं हिंदुस्तान में रहूंगा या पाकिस्तान में रहूंगा। वो गांव हिंदुस्तान में रहेगा या पाकिस्तान में रहेगा, उस गांव के नागरिकों को ये पता नहीं था। वहां पर कत्लेआम किया गया। उस समय आप एक कल्पना और करें कि आबादी का आदान प्रदान हुआ, तो आप कल्पना करें कि किसी ने अपना भवन निर्माण किया, अट्टालिका बनाई और तिल तिल जल करके खून पसीना बहा करके उस भवन को तैयार किया, उस भवन को सजाया, संवारा, तैयार किया। उस भवन के साथ में अपना बिल्कुल भविष्य भी जोड़ करके जो बैठे हुए थे, उन लोगों को अपना वो भवन छोड़ करके जाना पड़ा। साथ लेकर के कोई जाने की स्थिति उनकी नहीं थी, केवल जान हाथ में लेकर के वो निकल सकते थे। परिवार के कुछ सदस्यों को बचा करके निकल सकते थे। कईयों की बहन बेटियां छीन ली गई। ये ऐसा दुर्दांत वो दृश्य था जिसकी कल्पना की जा सकती थी। और दूसरी तरफ ऐसे लोग बैठे थे जो पहले से नजर गड़े बैठे थे कि ये देखिए, ये हिंदुस्तान जाएगा, ये अपना भवन छोड़ के जाएगा और मुझे इस पर कब्जा करना है। उस पर प्रतिस्पर्धा लगी थी। दूसरा कहता था नहीं यार, ये तो मैं कब्जा करूंगा। यानी वहां लड़ाई वो चलती थी कि हमारे खून पसीने की कमाई से तैयार की हुई अट्टालिका पर लोग काबिज होने के लिए और आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। और इस तरफ दूसरी तरफ हमारे जो रो करके आंखों में आंसू लिए, जान हथेली में लेकर के उन लोगों को अपना घर छोड़ करके और हिंदुस्तान में आना पड़ा। ये कल्पना की जा सकती है उस समय का दृश्य क्या हुआ होगा। ठीक इसी प्रकार से वो भी कल्पना की जा सकती थी कि जो बॉर्डर पर जो गांव है, जिनको ये पता नहीं है कि हम कहाँ रहेंगे, उसमें कई गांवों के नाम मैं गिना सकता हूँ। एक आप लोगों में से कुछ लोगों ने पढ़ी होगी फ्रीडम एट मिडनाइट, जिसका हिंदी रूपांतरण भी हुआ आजादी आई आधी रात। वो आपने किताब पढ़ी होगी, जिस पर भारत की तत्कालीन सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था उस पुस्तक पर। उस पुस्तक को कोई रख नहीं सकता था। ये परिस्थितियां भी बनी क्योंकि उससे एक विकराल दृश्य पैदा होता था, विकराल स्थितियां उसमें आंकलन किया हुआ था। जैसे एक शेखपुरा गांव है, शेखपुरा गांव के लोगों का किस प्रकार से वो यानी दुबक करके बैठे थे कि हम कहाँ रहेंगे, और दूसरी तरफ से हमला होता है और कत्लेआम मचाया जाता है। ऐसे कई गांवों की स्थिति बनी। ये विभाजन विभीषिका भी हमको याद करने की जरूरत है और हमको ये बताने की जरूरत है कि हमको सावधान रहना है। इस देश के प्रति मर मिटने की तमन्ना लेकर के हमको खड़ा होना है। फिर से कभी कोई ऐसी दुर्दांत स्थिति नहीं बन सके। ये सारा हम सबको जानकारी देने के लिए हम ये अभियान चला रहे हैं। हम ये कोई मतलब केवल कपोल कल्पित बात नहीं कर रहे। आप सबको पता है कि आजकल क्या हो रहा है बांग्लादेश में। ये सब आप कल्पना कर सकते हैं क्या स्थितियां बन रही है। तो ये सब हम इस देश के नागरिकों को जागृत करने के लिए ये अभियान चला रहे हैं। इसके लिए मैं आप सबका भी सहयोग चाहूंगा कि इस देश के प्रत्येक नागरिक के कण कण में इस देश के प्रति भक्ति भाव पैदा करने में, इस देश के प्रति मर मिटने की तमन्ना पैदा करने में आप भी हमारा योगदान दें। इस अमृत महोत्सव को सफल बनाने में आप सबकी बहुत बड़ी भूमिका है। मैं जानता हूं कि आज ये जो लोकतंत्र का चौथा प्रहरी है, स्तंभ है, चौथा स्तंभ है, और इनकी जवाबदारी हम सब से भी बढ़ करके। हम तो किसी एक विषय को किसी छोटे से क्षेत्र में और फैला सकते हैं, समझा सकते हैं, जागृत कर सकते हैं, लेकिन आपका बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूंगा कि आप हमारी इस भावना को, या आपके मन में भी इस प्रकार की भावना जागृत है, लेकिन फिर भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कृपा करके इस अभियान को सफल बनाने में अपना योगदान दें। ये देश हम सबका है, आपका, हमारा 140 करोड़ नागरिकों का ये देश है। सबके साथ मिलकर के सबका विकास, और इस प्रकार से हम हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो अभियान चलाया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और
सबके साथ में मिलकर के हर आदमी के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक एक करके नाम लूंगा। आज बच्ची कल एक नागौर में घटना हुई थी, उसका वीडियो सामने आया है कि पति ने अपनी पत्नी को मोटरसाइकिल से पीछे बांधकर बेचा। लोग वीडियो बनाते रहे और कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। हालांकि उसके बाद इंटरफेयर हुआ बड़े अधिकारियों का, उसके बाद में उसे हिरासत लिया गया। पुलिस की क्या इस तरीके से ऐसे सवाल फलवत होगा? कल एक घटना और हुई है जहाँ चित्रापत थाने से राज्यवर्धन विकास मंत्री जाते हैं और वहाँ पर एक पुलिस के बड़े अधिकारी को धमकाते हैं। तो इस तरीके से क्या कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं कि ऐसे कैसे काम करेगी? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपका जो प्रश्न है उसमें कि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को घसीट रहा था और बाकी लोग वीडियो बना रहे थे, इसके लिए मैंने राज्यसभा में भी ये विषय उठाया था कि हम कोई दृश्य देख रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि ये एक जवाबदार नागरिक का ये कर्तव्य नहीं है। उसको तत्काल जाकर के उसमें बचाव का काम करना चाहिए था। सबसे पहले तो ये जनता को जागृत करने में आप भी अपनी भूमिका निभाएं। मैं आप सबसे भी कहना चाहूँगा, मैं तो ये कहा करता हूँ कि ऐसा सीधा आदमी होना भी जरूरी नहीं है कि मैं खिड़की में से देख रहा हूँ कि कोई गुंडा किसी बच्ची को छेड़ रहा है और मैं कहूँ मैं तो सीधा आदमी हूँ, मैं खिड़की बंद करके चुपचाप बैठ जाता हूँ क्योंकि मैं तो अल्लाह की गाय हूँ, सीधा आदमी हूँ। ऐसा सीधा होना जरूरी नहीं है, ये गलत है, वो कायरता है, वो सीधापन नहीं है। तो उन लोगों को बीच बचाव के लिए निश्चित रूप से जाना चाहिए था। तो दूसरी बात है, कानून का काम करेगा। निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार ऐसी घटना को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कल जाते हैं और एक पुलिस के बड़े अधिकारी को धमकाते हैं। सीएम की पहुंच है, क्या वो सवाल उठा रहे हैं कि पुलिस जो है सही काम नहीं कर रही है? सेना के जवान को उसके सारे कपड़े उतार कर पीटा जाता है। देखिए, मैं इसकी जानकारी प्राप्त करूंगा कि क्या स्थितियां बनी है। मैं सक्षम व्यक्ति से बात करके और मैं इसका भी कोई जवाब दूंगा। जितेंद्र प्रधान। देखिए, कांग्रेस तो हमें फूट डालने का काम करेगी, लेकिन हम सब एक हैं और वो मंत्री हैं। कल आपने ये भी कहा था कि जल्दी अपने काम संभालेंगे। आज उन्होंने अपने एक्स अकाउंट के लिख दिया कैबिनेट मिनिस्टर, उसका हटा दिया। उन्होंने पहले अपने अकाउंट में सोशल मीडिया अकाउंट में सुबह लिख दिया था कि मैं मंत्री हूँ, लेकिन बाद में वापस हटा के विधायक बन गए और मंत्री सामान्य नहीं हो पाई, इसलिए आप प्रयास करने के। देखिए, ये सब हम एकजुट हैं, एकजुट रहेंगे और कहीं कोई भी किसी भी प्रकार की विभेद नहीं होगा। हम सब मिलकर के काम। ठीक है, आप एक हैं, लेकिन अब समस्या ये है कि राजस्थान में आपदा आई हुई है, आपदा मंत्री गायब हैं, वो केवल जा रहे हैं। कल मेरी बात हुई थी उनसे, वो कह रहे हैं मैं जहां आपदा है मैं वहां जाके काम कर रहा हूँ। मंत्री है, मंत्री है ना, मैंने कहा अभी मंत्री हैं। आपने दायित्व संभाल लिया है, राजस्थान में 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, क्या तैयार है? वैसे आज का विषय तो ये है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं, हम तैयार हैं, हर मोर्चे पर हम सफल होंगे। आज का विषय तो दूसरा है। मंत्री है, आपदा आ रही है राजस्थान में, डिपार्टमेंट में आके कामकाज कब संभालेंगे? देखिए, सामूहिक निर्णय होता है और सामूहिक जवाबदारी होती है। सरकार काम कर रही है, सक्षम तरीके से काम कर रही है और किरोड़ी लाल जी भी उसी क्षेत्र में थे कल जहां आपदा का ये वातावरण था। बाढ़ आई हुई है और राजस्थान में आपदा 25 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। देखिए, मैं एक बात और निवेदन करना चाहूँगा, जो आपने प्रश्न किया कि ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। मैं आपके माध्यम से जनता को भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अति उत्साह में किसी भी प्रकार की ऐसी स्थिति नहीं बनने दें। धैर्य रखें। जब नदी नाले चलेंगे, बांधों में तालाबों में पानी आएगा, दुस्साहस नहीं करें। ये मैं आपके माध्यम से भी निवेदन करना चाहूँगा। निर्दलीय विधायक अलग-अलग मीटिंग क्यों कर रहे हैं? निर्दलीय है, निर्दलीय है, इसलिए निर्दलीय के हिसाब से ही करेगा। हाँ, सभी इधर ही है क्या? इधर कोई नहीं है? अच्छा, एक निवेदन
हमारे आदरणीय रामचरण जी बोरा साहब ने मुझे याद दिला दिया कि अभी 4 बजे हमारा रामलीला मैदान से एक तिरंगा यात्रा निकलेगी। मैं आप सबको भी आमंत्रित करूँ। योगेश शर्मा। संभाला आपने, अभी सभी लोगों से मिल गए। फीडबैक क्या है लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद तो बीजेपी राजस्थान में स्थिति फर्क पड़ा। संगठन की मजबूती के लिए मैंने सुना कि आप बूथ और मंडल दोनों की मजबूती पर काम कर रहे हैं। इस तरह से हावी मतलब राठौड़ का एजेंडा रहने वाला। देखिए, मुझे वरद हस्त प्राप्त है। वरिष्ठ हमारे जितने भी अनुभवी पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता है वो सबका भी आशीर्वाद है और वो उन सबका मुझे सहयोग है। और मैं राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको लेकर के हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम आम नागरिक तक पहुंचेंगे, उनको जागृत करेंगे और उनको ये भी बताएंगे कि कांग्रेस ने फूट डालने का काम किया, तुष्टीकरण का काम किया। हम एकजुट होकर के सर्वे भवंतु सुखिने के साथ सबको साथ में लेकर के चलने वाले हैं और हमने विकास की जो योजनाएं दी है वो हम जनता तक पहुंचाएंगे। पहले उन्होंने हम पर आरोप लगाए थे, भ्रम पैदा करने की कोशिश की कि ये संविधान को समाप्त कर देंगे, ये आरक्षण को समाप्त कर देंगे। अब सबको पता चल गया कि हम ऐसा कोई भी संविधान के साथ किसी भी प्रकार की छेड़खानी करने वाले नहीं है। हम संविधान का आदर करने वाले हम हैं। कांग्रेस ने तो 25 जून 1975 को संविधान की जो हत्या की थी और कितनी बार देश की चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त कर दिया, ये सबके सामने है। इसलिए वो लोग कुछ भी कहते रहे, हम एकजुट हैं, हम रक्षा करेंगे और हम निश्चित रूप से जनता के अंदर जाकर के सारी बात उनको समझाएंगे और विजय श्री हासिल करेंगे। राहुल गांधी के ऊपर बांग्लादेशी पत्रकार ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ कहीं ना कहीं उसमें राहुल गांधी का हाथ खाली रहती है। देखिए, मैं अब इस मौके पर मैं चाहता हूं कि सभी एकजुट रहें और यदि ऐसी कोई घटना है जैसा आप बता रहे हैं कि उसने आरोप लगाया कि वो ऐसा इसके कारण से हो रहा है, देखिए हम चाहते हैं कि कांग्रेस में भी राष्ट्रीय चरित्र होना चाहिए। केवल राष्ट्रीय चरित्र की गारंटी हमारी ही नहीं है, हम चाहेंगे कि उनमें भी राष्ट्रीय चरित्र हो, सभी लोगों में राष्ट्रीय चरित्र हो, ये जरूरी है। तो हम उनसे भी अपेक्षा करेंगे कि उनमें राष्ट्रीय चरित्र हो, राष्ट्र की प्रति भावना हो, इस देश के हितों का ध्यान रख करके उनको कोई कदम उठाना चाहिए। रोहित सोनी जी। मेरा सवाल था कि आपने अभी जो विभीषिका दिवस मनाने की बात कही है, विभीषिका भी, हाँ, तो यहाँ पे वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेके जो कानून आया है सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट में भी एक वक्फ बोर्ड बना हुआ है, उसकी भी बहुत सारी ऐसी संपत्तियाँ हैं जो आजादी के पहले की है और जो लोग छोड़ के गए यहाँ राजस्थान पाकिस्तान, उनकी संपत्तियाँ हैं, तो उसको लेके भी करेगी किस प्रकार? देखिए, ये बिल आया था, मैं चूंकि राज्यसभा का सदस्य भी हूँ और पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ, लेकिन चूंकि ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी को सौंप दिया गया है, इसलिए हम इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। जेपीसी जो भी फैसला करेगी वो हम सबको स्वीकार है। चलो, धन्यवाद मित्रों। सर एक सवाल, आरसी के चुनाव होने वाले हैं और हर बार कोई बड़ा नेता अपने बेटे को जिम्मेदारी सौंपता है, तो क्या राजस्थान में भी भाजपा के बड़े नेता के बेटे को जिम्मेदारी मिलेगी? ये काल्पनिक सवाल का जवाब क्या दूं? आपकी राय सर। एक सेकेंड। कतई नहीं, कतई संभव नहीं। जी, अभी आपने बोला कि किरोड़ी लाल जी आपके मंत्री हैं, लेकिन आप उन्होंने सोशल मीडिया के अपने जो अकाउंट है उसमें से कैबिनेट मंत्री सोशल मीडिया पर क्या दिया है उसका जवाब मैं सोचता हूँ कि मैं क्या दूं। सोशल मीडिया का नहीं, मैं मेरी पार्टी की बात कर रहा हूँ। मैं मेरी पार्टी की बात कर रहा हूँ, मेरी सरकार की बात है। सोशल मीडिया पर किसने क्या लिखा है उसका जवाब तो मैं नहीं दे सकूंगा। मंत्री है कि नहीं है
और ज्यादा क्या चाहिए बोलो? अब तो ठीक है दोस्तों, चलिए कोई किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकता है। आप सब लोग चाय पर ठीक साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग 4 बजे बता रहे हैं। हाँ, रामलीला मैदान। अभी रामलीला मैदान आ जाओ।